अब तक आपने देखा, मेघा के पिता एक पत्रकार थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी एक रहस्यमयी मौत हो जाती है। अपने पिता की मौत की सच्चाई जानने के लिए मेघा हवेली की तरफ निकलती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे हवेली जाने से मना करता है। बेटा, वहां जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। और चेतावनी देता है कि वहां तांत्रिक रहते हैं। लेकिन मेघा उसकी बात नहीं मानती और हवेली की तरफ बढ़ जाती है। हवेली के अंदर जाकर मेघा देखती है कि कुछ तांत्रिक तंत्र विद्या और काले जादू का इस्तेमाल करके उसके पिता की चिता की राख से हड्डी ढूंढ रहे हैं। जल्दी करो, समय निकल रहा है। एक रीढ़ की हड्डी ढूंढने में भी इतनी देर? हड्डी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इनका जरूर मेरे पिताजी की मौत से कोई न कोई संबंध है। होते हैं। तभी वहां पुलिस पहुंचती है और तांत्रिकों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब कोई बहाना नहीं, एक एक करके सच बताओ। पत्रकार जी की चिता की राख के पास तुम क्या कर रहे थे? साधु बताता है, जिस लड़की ने आपको फोन करके ये सब बताया था ना, वो लड़की मर चुकी है। जिस मेघा की आप बात कर रहे हैं वो असल में मर चुकी है। ये सुनते ही पुलिस स्टेशन में लाइट हल्की सी झपकने लगी। नदी के भीतर से एक धुंधली सी औरत की प्रतिमा बाहर आने लगती है। वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है। मेघा का भूत बात कर रहा था। साहब, ये राज मैं छुपाना चाहता था, मगर अब समय आ ही गया है आपको सब बताने का। हिसकाता है और उस पर बैठ जाता है। अब बोलो, मैं सुन रहा हूं। दरअसल अपनी पत्नी की मौत के बाद पत्रकार बहुत निराश रहने लगा था। रातें उसे सोने नहीं देती थीं, क्योंकि जिस औरत के साथ उसने जिंदगी बिताई थी वो अब याद बन चुकी थी। गांव वालों से सुना था हवेली में एक तांत्रिक रहता है। वो मरे हुए लोगों से बात करवा देता है, लेकिन जो वहां गया वो कुछ देकर ही लौटा, क्योंकि उसकी कीमत पैसों में नहीं, जिंदगी में ली जाती है। और हवेली किसी को दूसरी बार नहीं छोड़ती। यही सोचते हुए पत्रकार पुरानी चाय की दुकान की तरफ तेज कदमों से बढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और वो सन्नाटा अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसकी नजर वहां बैठे एक आदमी पर पड़ी। लल्लन, उसका पुराना दोस्त। इस वक्त ये यहां क्या कर रहा है? उसने ज्यादा सोचा नहीं, चलो लल्लन से ही पूछ लेते हैं। साफ साफ जो है वो सामने आ जाए। पत्रकार बिना कुछ बोले लल्लन के बगल में आकर बैठ जाता है। यार लल्लन, तुम तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या सही से जवाब दे पाओगे? हाँ बिल्कुल, जो भी पूछना है पूछ लो। अपने दोस्त को भला मैं घुमा फिरा कर क्यों जवाब दूंगा? क्या तुमने सुना है कि गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है, वहां कुछ लोग रहते हैं जो मरे हुए लोगों से हमारी बात करा सकते हैं? क्या यार, तू भी गांव वालों की बातों में फंस गया। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, और अगर होता भी है तो तुझे उससे क्या? पत्रकार हिचकिचाते हुए बोलता है। यार पता नहीं यार, मेरी पत्नी के जाने से पहले बहुत सी बातें थीं जो मेरे काम की वजह से अधूरी रह गईं। कितना भी भूलने की कोशिश करूं, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकता। ऐसा सोचना भी मत मेरे भाई। उस हवेली में जाना इतना आसान नहीं है। जिस चीज के लिए तू वहां जाना चाहता है, उसके लिए तुझे अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। मैंने उस हवेली के किस्से सुने हैं। वहां गए हुए लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर इतनी बुरी हालत में लौटते हैं कि पहचान में नहीं आते। लल्लन के इतना समझाने के बाद भी पत्रकार के सिर पर हवेली का भूत सवार था। उसकी आंखों में साफ साफ वहां जाने की बेचैनी दिख रही थी। चलो अब मैं निकलता हूं। अपना ध्यान रखना और मिलते रहना। घर पर बेटी अकेली है। पत्रकार को समझ आ जाता है कि लल्लन से उसे कोई मदद मिलने वाली नहीं है।
इसलिए वो लल्लन से झूठ बोलकर वहां से निकल पड़ता है और सीधे हवेली के रास्ते निकल पड़ता है। इन्हीं ख्यालों में डूबा पत्रकार उनसे मिलने के लिए हवेली की ओर बढ़ चला था। अब उसके कदम तब तक रुकने वाले नहीं थे जब तक वो तांत्रिकों तक न पहुंच जाए। अंदर कदम रखते ही उसे एक साधु दिखता है जो आंखें मूंदे गहरी साधना में लीन था। ओम ह्रीं क्लीं नमः, ओम ह्रीं क्लीं नमः, ओम ह्रीं क्लीं नमः, ओम ह्रीं क्लीं नमः। पत्रकार उसके आगे जाकर बैठ जाता है और कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी साधु बोलता है, जो सोचकर तुम यहां आए हो वो बहुत ही मुश्किल है पत्रकार। एक बार फिर से सोच लो, आत्मा से बात करना या उससे मिलना इतनी आसान बात नहीं है। इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा, जान भी जा सकती है तुम्हारी। मैं तैयार हूं बाबा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं उसके लिए तैयार हूं। तू जो ढूंढ रहा है ये हवेली किसी को जिंदा नहीं देती, ये सिर्फ मुलाकात देती है। जो यहां आता है वो कुछ छोड़ कर जाता है, कोई अपना डर, कोई अपनी याद और कुछ अपनी पहचान। अगर तू उस औरत को सामने देखना चाहता है तो तुझे उसी हालत में पहुंचना होगा जिस हालत में वो है। और जब कोई इंसान उस हालत में पहुंच जाता है तो उसकी रीढ़ सिर्फ हड्डी नहीं रहती, वो रास्ता बन जाती है। उस रास्ते पर चलने के बाद लौटने के लिए शरीर की जरूरत नहीं रहती। साधु के इतना कुछ बताने के बावजूद भी पत्रकार की आंखों में डर नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। बड़े साहसी हो तुम पत्रकार, चलो मेरे साथ, आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। लेकिन ध्यान रखना, एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। साधु के पीछे चलते हुए पत्रकार अचानक ठिठक गया, क्योंकि ठीक 1 साल पहले यहीं उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और साधु बिना कुछ बताए उसे सीधे उसी जगह ले आया था। मुझे मालूम है इस समय तुम्हारे मन में बहुत से ख्याल उठ रहे होंगे कि मुझे इस जगह का पता कैसे है और मैं यहां क्या करने वाला हूं। लेकिन अभी इन सवालों का कोई अर्थ नहीं। हमारे पास बहुत कम समय है। प्रातः काल से पहले हमें ये तांत्रिक विधि पूरी करनी होगी। इस समय में साधु पूजा की पूरी तैयारी कर लेता है। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है, लपटें अंधेरे को चीरने लगती हैं और फिर वो एक एक कर पूजा की थाली सजा देता है, मानो हर वस्तु किसी अनदेखी शक्ति को बुला रही हो। जमीन पर बिछी उस मिट्टी के बीच एक पीतल की थाली रखी थी। थाली के बिल्कुल बीचों बीच जल रहा था एक अकेला दिया, जिसकी लौ स्थिर नहीं थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति की सांसों से कांप रही हो। दिए के चारों ओर रुद्राक्ष की माला बिछी थी, हर दाना जैसे किसी पुराने पाप की गवाही दे रहा हो। थाली के एक किनारे सिंदूर और भस्म रखी थी और दूसरे किनारे लोहे की धारदार छुरी, जिस पर सूखा हुआ खून अब भी साफ दिखाई दे रहा था। एक छोटी सी पुतली लाल धागों से बंधी हुई, उसकी काली आंखें सीधे सामने देखने का भ्रम पैदा कर रही थी। लहसुन की कलियां, सूखी जड़ी बूटियां और काली राख, सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि यहां कोई साधारण पूजा नहीं। जहां ऐसी थाली सजती है वहां या तो कोई शक्ति जागती है या कोई आत्मा। मंत्रों की गूंज वन तक फैल जाती है और अंत में साधु उस पुतली को हवन में डाल देता है। अचानक आग की लपटें भड़क उठती हैं और उसी पल नदी के भीतर से
एक धुंधली सी औरत की प्रतिमा बाहर आने लगती है। वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है। वो दृश्य देखते ही पत्रकार और तांत्रिक वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। पत्रकार डरते हुए बोलता है, ये कौन औरत है? मैं इसे नहीं जानता। तभी साधु गुस्से से बोलता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान सकते? लेकिन ये मेरी पत्नी है ही नहीं। तभी उस औरत की आत्मा बोल उठती है, ये क्या मजाक बनाकर रखा है? अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये सुनते ही साधु समझ जाता है कि उसने किसी गलत आत्मा को बुला लिया है। तुम जो भी हो, मुझे माफ कर दो। मैं तो पत्रकार की पत्नी की आत्मा को जागृत कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम तुम कैसे जागृत हो गई। बस मुझे माफ कर दो और जहां से आई हो वहीं चली जाओ। ये सुनते ही औरत की आत्मा हंस पड़ती है। एक तो कई सालों से मैं कैद थी, तुमने मुझे यहाँ बुलाया और अब जाने को बोल रहे हो। क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगती हूँ? अब मैं आ ही गई हूँ तो ऐसे ही वापस नहीं जाऊंगी। मुझे खून चाहिए, ताजा खून। तुम दोनों का खून मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनते ही साधु अपनी शक्ति का उपयोग करके वहां से विलुप्त हो जाता है। पत्रकार डर के मारे कांपने लगता है। साधु कहा गया। ये इंसान ऐसे ही होते हैं जो इंसानों की ही मदद नहीं कर सकते। अब तुम क्या करोगे पत्रकार? ऐसा बोलकर वो आत्मा पत्रकार पर झपट बचाओ! अरे कोई मुझे बचाओ! अगली सुबह कुछ मछुआरे नदी किनारे मछली पकड़ने आए थे। तभी उनकी नजर नदी के पास पड़ी पत्रकार की लाश पर पड़ी। घबराकर वे तुरंत पुलिस को फोन करके वहां बुला लेते हैं। पत्रकार के शरीर पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं था, न कोई जख्म, न कोई चोट। उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे पत्रकार गहरी नींद में सो रहा हो, लेकिन हकीकत ये थी कि वो मर चुका था। ठीक है, वो सब तो समझ में आता है, लेकिन पत्रकार के शव से तुम उसकी रीढ़ की हड्डी क्यों ढूंढ रहे थे? साहब, पत्रकार बहुत उम्मीद लेकर मेरे पास आया था। वह अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। जीते जी मैं उसका काम नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा मरने के बाद ही उसे उसकी पत्नी से मिला दिया जाए। और रीढ़ की हड्डी ही एकमात्र माध्यम होती है जिससे एक आत्मा को दूसरी आत्मा से मिलाया जा सकता है। और मेघा का क्या हुआ? वो कैसे मरी? और तुमने उसकी लाश कहां छुपा रखी? पत्रकार की मौत कैसे हुई, ये जानने के लिए मेघा हवेली की तरफ निकली थी, लेकिन उसी रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उसके शव को हमने ही अंतिम संस्कार दिया। साधु की आंखें अब भी शर्म से झुकी हुई थीं। अपनी गलती का एहसास उसे पल पल कचोट रहा था और उसी गलती की कीमत पत्रकार की जान बन चुकी थी। अगर तंत्र या कुप्रयोग की साधना की जाए तो कई लोगों की जान जा सकती है। साधु तो बचकर निकल गया, लेकिन पत्रकार अपनी पत्नी से मिलने की चाह में यहीं अपनी जान गंवा बैठा। जबकि उसे उसके दोस्त और गांव वालों ने समझाया था कि वहां गया इंसान बहुत बुरी हालत में लौटता है, और पत्रकार के साथ ठीक वही हुआ जो लल्लन ने बताया था।